Hello everyone, welcome again to this lecture. कल के lecture में we have discussed the chapter The Bar and today in this video we are going to discuss the chapter Chief Justice. It is the second chapter of your syllabus and the seventh chapter of your book. So let's start with the chapter. Kal we have already discussed the background of MC Chagla and the background of the book and the title. तो if you are not aware तो आप पिछली वीडियो देख लेना पहले जाकर, ठीक है? जैसे इससे पहले वाली वीडियो है तो आप वो जाके देख लो एंड आपको लिंक भेजा हुआ है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। एज आई हैव ऑलरेडी मेड इट क्लियर कि मैं मेनली आप सबके जो पढ़ रहे हो मेरे से मेरी क्लासेस में उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यू आर ऑलरेडी अवेयर कि आपको लिंक्स मिले हुए हैं, नोट्स आई हैव शेयर्ड, शॉर्ट नोट्स आपको मिले थे, उनको सामने रखो अपने। चीफ जस्टिस वाले शॉर्ट नोट्स खोल लो अभी के लिए, ठीक है? साथ साथ उनको देखते रहो। डिटेल्ड नोट्स भी आपको भेजे हुए हैं ऑलरेडी, आप एमएसटी दे चुके हो इस चैप्टर पे से ऑलरेडी, है ना? क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, समरीज भेजी हुई हैं आपको। तो मेरा जो पॉइंट है इन वीडियोस में दैट इज ओनली टू रीडिस्कस द चैप्टर्स, ताकि आपको एक रोड मैप मिल जाए कि किस तरह से आपको चैप्टर्स को कंप्लीट करना है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रीड इन अ पर्टिकुलर चैप्टर। तो चीफ जस्टिस में क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है और क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। एमसी चागला बिकेम द चीफ जस्टिस इन 1947, ठीक है? जस्ट आई विल, सो 1947 में एमसी चागला बिकेम द चीफ जस्टिस, ठीक है? और चीफ जस्टिस जब वो बना तो लियोनार्ड स्टोन उस समय चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। याद रखना, एमसी चावला वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड नॉट इंडिया। इंडिया के चीफ जस्टिस नहीं थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इस चीज को भूलो मत। आप एमएसटीज में भी आपने बहुत बार इस चीज को गलत लिखा। तो ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। एमसी चावला से पहले लियोनार्ड स्टोन ही वॉज द चीफ जस्टिस। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947, तो लिनार्ड स्टोन थॉट कि जो अ, इस ये जो पोजीशन है चीफ जस्टिस की, नाउ दिस शुड बी इन द हैंड्स ऑफ एन इंडियन। कि अब क्योंकि देश आज़ाद है और इतना बड़ा ऑफिस है ये, बॉम्बे हाई कोर्ट का सबसे बड़ा ऑफिस, तो उसको अब कोई इंडियन ही चलाए तो बेटर है। सो दिस वाज कंप्लीटली आइडियलिस्टिक ऑफ लियोनार्ड स्टोन। उस पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, इट वाज अ मोरल डिसीजन टेकन बाय हिम। तो जैसे ही लियोनार्ड स्टोन ने स्टेप डाउन किया फ्रॉम दिस पोस्ट, एमसी चावला वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी, ठीक है? तो वो चीफ जस्टिस बना बॉम्बे हाई कोर्ट का, ठीक है? एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, याद रखना। एंड ऑल्सो पीछे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही होगी, आई नो, तो प्लीज उसको इग्नोर करना। सो व्हेन ही बिकेम द चीफ जस्टिस, नाउ उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। क्यों आया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस। अब आप मानो आप अपने घर में से सबसे पहले कोई काम करते हो तो आपको थोड़ा डर तो लगता है, ठीक है? अब उसके घर छोड़ो, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ अ कोर्ट इन एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन था। ऑल्सो उसके पहले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने काफी अच्छे काम किए होंगे अकॉर्डिंग टू एमसी चावला। तो ये भी बर्डन है कि उसको उस लेगेसी को भी मेंटेन करना है। तो एक तो पहले वाले चीफ जस्टिस की लेगेसी को मेंटेन करना है, दूसरा ये प्रूव करना है कि एक इंडियन अच्छा चीफ जस्टिस बन सकता है। अच्छा जज तो वो था ही, बट अच्छी तरह से किसी इतने बड़े ऑफिस को हैंडल कर सकता है एक इंडियन। तो दैट इज दैट वॉज टू बी प्रूवन, है ना? तो उस इन दो तीन रीजंस के कारण एमसी चावला के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन था। इसको मैं साइकोलॉजिकल बर्डन भी बोलता हूँ, क्योंकि दिमाग भी बर्डन है। अब इस बर्डन के चलते, और कुछ एमसी चावला की ऑलरेडी एक फिलोसफी है कि जो काम है वो सबसे ऊपर। पिछले चैप्टर में भी आपको उसने यही बताया कि आप जितना मर्जी आप भाग लो, जितनी मर्जी चीजों में आप खुशी ढूंढ लो, असली खुशी आपको कहाँ मिलती है? आपके काम में। इफ द वर्क यू आर डूइंग, अगर वो वर्क आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा तो आप खुश नहीं रह सकते, है ना? तो यहाँ पर दोनों रीजंस के कारण, एक तो काम उसकी प्रेफरेंस ऑलरेडी थी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी। तो एमसी चावला सेज कि 11 साल वो चीफ जस्टिस रहा, बट 11 सालों में उसने एक भी छुट्टी नहीं ली। ही टुक नो लीव्स, कोई छुट्टी नहीं ली अकॉर्डिंग टू एमसी चावला। वी हैव नो, यू कैन से, डेटा टू वेरीफाई दीज रिकॉर्ड्स, तो मान ही लेंगे
झूठ बोलेगा भी क्यों वो इस मामले में। ठीक है, तो ही टुक नो लीव्स अकॉर्डिंग टू एमसी चावला, कोई छुट्टी नहीं ली। किसी की डेथ वगैरह भी हो जाती थी चाहे कोर्ट में चाहे अदरवाइज, तो तब भी वो कोर्ट नहीं बंद करता था। ही सेज कि अगर किसी, अगर कोई चला गया आपकी लाइफ में से, या कोई इंपॉर्टेंट इंसान की डेथ हो गई है, तो द बेस्ट वे टू पे द होमेज और ट्रिब्यूट इज कि आप और ज्यादा मेहनत से काम करो। ठीक है, तो छुट्टी वगैरह भी वो बिलीव नहीं करता था। अब जब आपकी थोड़ी फिलोसफीज और थोड़ा माइंडसेट यू कैन से अलग हो, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। तो काफी प्रॉब्लम्स उसको आई जब वो इनिशियल लेवल पर आया। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी, अब वो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, अगली जो प्रॉब्लम है उस पर मैं आऊंगा। तो पहली प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि उस समय क्योंकि देश आजाद हुआ था, तो सब कुछ ना नया था। सरकार नई बनी है, लोग नए हैं, काफी लोगों ने नए नए ऑफिस होल्ड किए हैं। तो इस सब में आपके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि इन सब लोगों के साथ कैसे काम किया जाए। चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएगी। ठीक है, फिर पार्टीशन हो गया, कितने लोग यहाँ से वहां चले गए, कितनी फाइल्स। जब पार्टीशन हुई तो एक बहुत लंबे टाइम के लिए देयर वाज एन इशू कि कौन सी फाइल पाकिस्तान जाएगी, कौन सी यहाँ रहेगी। मतलब बहुत कुछ था। चलो महाराष्ट्र या बॉम्बे में उतना बड़ा इशू नहीं था ये, मतलब एटलीस्ट एज कंपेयर टू पंजाब एंड बंगाल उतना बड़ा नहीं था। था तो ऑब्वियसली सारे देश के लिए, बट उतना बड़ा नहीं था, बट स्टिल काफी प्रॉब्लम्स थी। तो नई नई सरकार है, उसके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, किस तरह से चीजों को चलाना है, संभालना है, ये सारी चीजें उसको देखनी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो आई वाज जस्ट चेकिंग कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी भी है कि नहीं। ठीक है। सो काफी चीजों को चलाना है, तो ये अपने आप में प्रॉब्लम। अब जैसे मैंने बोला नई नई सरकार है और बहुत चीजें बदली, तो उस समय एक चीज और बदली। पहले क्या था कि किसी भी स्टेट में सबसे ऊपर आएगा जो गवर्नर, गवर्नर के बाद आएगा चीफ जस्टिस, उसके बाद आएगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो सबसे सीनियर कौन है किसी भी स्टेट में? गवर्नर, उसके बाद चीफ जस्टिस एंड उसके बाद चीफ मिनिस्टर। पर अब वो चीज बदल गई, अब सबसे ऊपर गवर्नर ही था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर आ गया, एंड देन चीफ जस्टिस आ गया। बट एमसी चावला से इसकी मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रोटोकॉल में कहा मैं किस पोजीशन पे हूँ डजेंट मैटर। तो उसके बाद जो मेन इशू आया, जब एमसी चावला ने चीजों को सही करने की, बदलने की कोशिश करी। सो अकॉर्डिंग टू एमसी चावला, हाई कोर्ट में जो जजेस हैं, जब उनकी अपॉइंटमेंट होगी, तो उसमें सरकार का रोल कम होना चाहिए, चीफ जस्टिस का ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट कौन चलाएगा? चीफ जस्टिस चलाएगा। और जिस इंस्टीट्यूशन को मुझे चलाना है, अगर मैं उस इंस्टीट्यूशन में मेरा हक ही नहीं है किसी को निकालने का या रखने का, तो लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे? ठीक है, अगर कंपनी का मालिक मालिक जो है, जो ओनर है, वो आपको ना रख सकता है ना निकाल सकता है, तो आप उसकी पॉलिसीज क्यों मानोगे? इसी फिलोसफी में कहीं ना कहीं एमसी चावला का ये आया कि जो अपॉइंटमेंट है जजेस की हाई कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस करे। दूसरा उसका इस चीज में ओपिनियन ये था कि जब चीफ मिनिस्टर किसी को अपॉइंट करेगा, तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। उसको किसी एक धर्म को या एक जाति को या एक ग्रुप को, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, उसको खुश करना हो सकता है, या नाराज करने से वो डर सकता है। ठीक है, तो इन रीजन से एमसी चावला ने इस बात को रखा। एंड एट दैट टाइम बी जी खेर, ठीक है, बी फॉर बॉल, जी फॉर गोट, एंड के एच ई आर, खेर, बी जी खेर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट। ठीक है, तो वो जब बीजी खेर के पास अपनी ये बात रखता है, बीजी खेर को इस चीज से कोई खास दिक्कत थी नहीं। मोरारजी देसाई वॉज द होम मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो मोरारजी देसाई के साथ कंफ्लिक्ट शुरू हो गया एमसी चावला का, क्योंकि देसाई के अकॉर्डिंग चावला सरकार की पावर्स को छीनने की कोशिश करता है यहाँ पर। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ। तो पहला कंफ्लिक्ट किस बेस पे हुआ? इन्हीं इसी बेस पे, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भेजे हैं, उसमें अलग अलग रीजंस वहां पे लिखे हुए हैं, मतलब कब कब इसी सेम मुद्दे पे कंफ्लिक्ट हुआ, तो आप उसको पढ़ लेना। पहला है मिस्टर लैड का केस हुआ। ठीक है, मिस्टर लैड की अपॉइंटमेंट का केस था। फिर एक केस आया जिसमें एमसी चावला वांटेड टू अपॉइंट अ पर्सन जो कि हिंदू महासभा के साथ एसोसिएटेड था। हिंदू महासभा को आप उस समय की बीजेपी समझ लो, और मोरारजी देसाई एंड ये सब जो थे, ये कांग्रेस से थे। तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो शुरू से रहा है। तो उस समय आप ये समझो कि
देसाई नेवर वांटेड कि हिंदू महासभा का कोई जो जज है वो मतलब उसके साथ एसोसिएटेड कोई जज आकर हाई कोर्ट में बैठे। पर एमसी चावला सेड कि भाई वो जो इंसान है वो मेरिट में काफी ऊपर है, तो आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिकल एसोसिएशन, तो वो हिंदू महासभा से हो या कहीं से भी हो, बट बिकॉज ही इज अ गुड जज तो मैंने उसको अपॉइंट किया। फिर एक इशू आता है जब एक मुस्लिम सीनियर जज को अपॉइंट ना करके एमसी चावला एक जूनियर नॉन मुस्लिम जज को अपॉइंट कर देता है। तो वहां पे दो इश्यूज आ गए, एक तो आपने सीनियोरिटी इग्नोर कर दी, दूसरा आपने माइनॉरिटी कम्युनिटी में ये चीज कर दी। मुस्लिम्स हैव बीन द माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो वहां आपने ये कर दिया। अब आप अगर कंफ्लिक्ट समझो तो उस समय जो मुस्लिम्स इंडिया में थे उन्होंने काफी, हम ये मान सकते हैं कि चूज किया था इंडिया को। तो इंडिया के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको ये विश्वास दिलवाना कि आपका जो डिसीजन था वो ठीक था, कि अगर आपने पाकिस्तान में ना जाने का डिसीजन लिया है वो डिसीजन ठीक है। और उस रीजन से कुछ राइट्स इन जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को दिए गए, और सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं बाकी माइनॉरिटीज को भी दिए गए। ठीक है, हर एक किसी ना किसी को कोई ना कोई राइट उसके फेवर में मिला। जैसे जो राजा वगैरह थे उनको नेहरू के ना चाहते हुए भी ये राइट मिल गया था कि अब वो अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको मेंटेन कर सकते, रख सकते हैं अपने पास, सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है। और जो अलग अलग छोटे ग्रुप्स थे उनको अलग अलग सर्टेन राइट्स मिले थे, है ना, किसी को पॉलिटिकल पावर मिली, किसी को पार्टिसिपेशन का राइट मिला, वगैरह वगैरह बहुत चीजें मिली। तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी कुछ सर्टेन हक मिले थे। तो देसाई वॉज वरीड कि इस चीज से मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो जाएगी कि एक सीनियर जज था जिसकी बारी थी अब अपॉइंट होने की, और ये बात तो रखी जा सकती थी कि जस्ट बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम तो उसको नहीं बनाया गया। However, एमसी चावला was also a मुस्लिम, तो ये पॉइंट उतना वैलिड शायद नहीं लगा होगा, है ना। तो दिस अगेन एमसी चावला सेड कि भाई मैं नहीं देखूंगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, मेरिट वाइज कौन ऊपर है, और मैं ये भी नहीं देखूंगा कि सीनियोरिटी में कौन ऊपर है। अगर कोई सीनियर जज काबिल नहीं है तो मैं उसको क्यों अपॉइंट करूं। ठीक है, तो इस तरह के कई कन्फ्लिक्ट्स हुए एमसी चावला और देसाई के बीच में, उसकी लिस्ट मैंने आपको भेजी है, आप उससे पढ़ सकते हो। फिर आगे जाके बात होती है चवन, वाई बी चवन। देसाई सबसे पहले कौन चीफ मिनिस्टर था, बीजी खेर। उसके बाद मोरारजी देसाई आगे जाके चीफ मिनिस्टर बनेंगे। फिर उसके बाद वाई बी चवन बनेंगे। और वाई बी चवन वॉज द चीफ मिनिस्टर जिसके साथ एमसी चावला के मोर ओवर जो रिलेशनशिप थे वो ठीक थे। एक इशू था जब एमसी चावला रिटायर होने को थे, तो एमसी चावला वांटेड कि उसके जो एमसी चावला के एक स्टूडेंट रहा था जेसी शाह, कि वो एमसी चावला की जगह ले ले। बट चवन उसके साथ सहमत नहीं था, एक सिंधी कम्युनिटी का जज था, उसको चवन अपॉइंट करना चाहता था। तो इन दोनों में थोड़ा वहां पे हल्का सा कंफ्लिक्ट देखने को मिला, बट दैट वाज नॉट अ वेरी बिग इशू। ठीक है, हालांकि दोनों का ही जज नहीं बन पाया था, ना जेसी शाह बना था, ना जो चवन जिसको चाहते थे वो बन पाए थे चीफ जस्टिस, कोई और ही बना था आके। तो दैट वाज कम्प्लीटली अ डिफरेंट केस। अब आफ्टर दिस कुछ केसेस, कुछ इश्यूज हैं पर्टिकुलर जिनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इशू इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या है? मान लो आप जो इस समय सरकार हो, मान लो आपकी जो आइडियोलॉजी है उस सरकार से सहमत नहीं हुआ, जो भी हो आपके स्टेट में या नेशन में जहाँ पे भी, है ना, तो आप उससे सहमत नहीं हो। अब अगर इस तरह का कोई एक्ट पास हो जाए तो सरकार क्या करेगी, उसको अगर आप पे शक है तो वो आपको जेल में डाल देगी। और जेल में डालने के साथ साथ द गवर्नमेंट में नोट अलाउ कि ट्रायल भी हो पाए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि अगर सरकार को आप पे शक है तो शक के आधार पर आपको अरेस्ट करके आपको बिना ट्रायल के जेल में रखा जा सकता है फॉर द सो कॉल्ड सिक्योरिटी पर्पसेस, कि आप कोई गड़बड़ ना कर दो। तो एमसी चावला के अकॉर्डिंग ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था। आप राइट टू फ्रीडम कैसे किसी से छीन सकते हो, और राइट टू जस्टिस भी आपने एक तरह से छीन लिया कि वो इंसान का ट्रायल ही नहीं होगा। तो जो काम एक जज का है ये डिसाइड करना, और जो लॉ का मोटो है खासतौर पे इंडिया में कि कोई भी इंसान जो है वो इनोसेंट है अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक गिल्टी नहीं प्रूव करते वो इंसान इनोसेंट है, तो यहाँ पर वो चीज अप्लीकेबल नहीं हो रही थी। तो एमसी चावला ने इसको पब्लिकली भी अपोज किया। हाउएवर, बिकॉज एमसी चावला वाज द चीफ जस्टिस, तो ही सेड कि जो भी लॉ बन जाएगा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ जस्टिस कि वो उस लॉ को, अगर उसमें कोई
लीगल प्रॉब्लम नहीं है तो उसको इम्प्लीमेंट तो करेगा। तो एमसी चावला वो उस बाउंड की वो उस इस लॉ के अंडर अगर कोई अरेस्ट हो या कुछ भी हो तो उसको उस तरह से डील करे। बट एट द सेम टाइम ही अपोज द एक्ट एंड द पॉलिसीज। एंड ऑल्सो जहां पे उसको थोड़ी भी लगता था कि जो जिसको डिटेन किया गया है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको छोड़ा जा सकता है, तो वो उसको छोड़ भी देता था। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन सरकार के साथ कंफ्लिक्ट में आया एमसी चावला। फिर जब ये चीजें हुई तो देयर वाज अ क्वेश्चन कि एक चीफ जस्टिस क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जब उसने इस चीज के बारे में बोला, आगे जाके वो प्रोहिबिशन पॉलिसी के बारे में भी बोलेगा, तो क्या हक हैं एक चीफ जस्टिस के। तो एमसी चावला टॉक्स अबाउट दिस। ही सेज कि बेशक देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि चीफ जस्टिस जो है वो पब्लिक लाइफ से थोड़ा अलग रहे, बट एट द सेम टाइम चीफ जस्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लोगों की तरफ है, बाद में किसी और की तरफ, और सरकार की तरफ तो बहुत बाद में, है ना। तो चीफ जस्टिस का पहला काम क्या है कि वो लोगों के राइट्स को इंश्योर करे, और इस वजह से चीफ जस्टिस के भी कुछ हक हैं। एंड ही सेज कि वो एजुकेशन के मुद्दे पे अगर आप कुछ करोगे तो भी चीफ जस्टिस बोलेगा, अगर आप जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करोगे तो भी चीफ जस्टिस बोलेगा। तो इन दो तीन मुद्दों को छोड़कर एमसी चावला सेड कि वो ज्यादा सरकार के अगेंस्ट नहीं जाता था। या आप अगर लोगों के ऑफ कोर्स राइट्स छीनोगे, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपने लोगों के राइट्स छीन लिए, आप किसी को भी आर्बिट्रेरीली अरेस्ट कर सकते हो, तो वहां पर दे दीज आर द राइट्स ऑफ अ चीफ जस्टिस कि वो बोल सकता है। ठीक है, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि आप मतलब उसका ओपिनियन आप दबा नहीं सकते। नाउ लेट्स कम टू प्रोहिबिशन पॉलिसी। प्रोहिबिशन पॉलिसी अगर आप सिंपली समझो, सरकार डिसाइड करेगी कि आप क्या खाओगे, पियोगे, क्या पहनोगे वगैरह। ऑब्वियसली सरकार बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज तो नहीं करती। मेनली क्या क्या चीजें बैन होती हैं, जनरली बैन क्या होगा, अल्कोहल बैन हो जाएगी, कोई एक सर्टेन तरह का खाना पीना कुछ बैन हो सकता है ना। तो प्रोहिबिशन पॉलिसी में मेन तो अल्कोहल के ही शराब पे ही क्वेश्चन मार्क लगता है हमेशा, ज्यादातर, है ना। तो क्वेश्चन वॉज कि क्या सरकार प्रोहिबिट कर सकती है किसी को एक डेमोक्रेसी में। बेशक शराब पीना गलत है, ठीक है, लोगों के लिए, सेहत के लिए नुकसानदायक है, अदरवाइज देर आर नो बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो क्यों ही पीनी है। बट एट द सेम टाइम सरकार को ये समझना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एमसी चावला, कि आप लोगों की मोरालिटी को लो बनाकर नहीं ठीक कर सकते। अगर कोई इंसान इक्वालिटी में नहीं बिलीव करता, तो आप लाख बार बोल लो कि एवरीबडी इज इक्वल, चाहे वो जाति के मामले में हो, चाहे वो जेंडर के इश्यूज को लेकर हो, उस इंसान की सोच को नहीं आप बदल सकते ना। आप जैसे सरकार बोल बोल के थक चुकी है डोमेस्टिक वोलेंस गलत है या डाउरी गलत है। अब डाउरी की बात कर लें, डाउरी गलत है, डाउरी इज इलीगल, देना भी गलत है, लेना भी गलत है, पर आज भी ओपनली लोग देते भी हैं और लेते भी हैं। व्हाट दे हैव डन इज, उन्होंने उसको, रेदर देन सेइंग डाउरी, दे हैव दे से इट कि हम तो गिफ्ट दे रहे हैं, हम तो प्यार दे रहे हैं अपने बच्चे को, अपनी लड़की के कंफर्ट के लिए हम चीजें देते हैं, है ना, अपनी बेटी के कंफर्ट के लिए। और जो सामने वाले हैं वो भी ये बोलते हैं कि आपकी बेटी को ही मिलना है जो मिलना है। बट पता सबको है कि ये सिर्फ नाम के लिए चीजें हैं, है तो डाउरी ही, बट अगेन लीगली भी गलत है। तो देर आर सर्टेन थिंग्स जिसको आप रोक नहीं पाओगे प्रोहिबिट करके। प्रोहिबिट आप कर तो दोगे पर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अल्कोहल, आप अल्कोहल को कर दो प्रोहिबिट, पर होगा क्या, या तो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग होगी, इलीगल सप्लाई होगी, ठीक है, और इधर उधर के स्टेट से लोग ले आएंगे, घर पे बनाने का लोगों के पास 100 तरीके हैं, है ना। देर आर मेनी वेज, लोग लूप होल निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे प्रोहिबिशन इज नॉट द सोल्यूशन, और आप उसको, सबसे बड़ी बात, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो एमसी चावला की यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है, नो लॉ शुड बी पास विच कैनॉट बी एनफोर्स्ड। जो लॉ आप एनफोर्स नहीं कर सकते उसको आप पास ही मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एमसी चावला वॉज इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद द गवर्नमेंट। सरकार जो करना चाहती है आप उसको करने नहीं दे रहे, मतलब आप एटलीस्ट अपोज कर रहे हो बार बार। ठीक है, उसके बाद आती है एमसी चावला की एग्जीक्यूटिव के साथ क्या प्रॉब्लम थी। तो आई होप यू आर अवेयर लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है। तो एमसी चावला का शुरू से एक पॉइंट रहा, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेट। एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मुद्दों में, मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। और
उस समय जैसे आज के समय में यूपीएससी है, उस समय आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इंडियन सिविल सर्विसेज में भी कुछ मजिस्ट्रेट्स या जजेस भी कई बार अपॉइंट होते थे। एमसी चावला को इस चीज से दिक्कत थी। अकॉर्डिंग टू एमसी चावला सिर्फ कोई वकील, कोई एडवोकेट या कोई लोअर कोर्ट का जज वही हाई कोर्ट वगैरह में अपॉइंट हो जिन्होंने अपनी लाइफ का अच्छा खासा टाइम असल में लॉ को दिया है, लॉ को, लीगल फील्ड को दिया है, वो कोर्ट में बैठे हैं काफी टाइम। एक लॉयर जो 15-20 साल पहले कोर्ट में बैठा होगा, कभी काम मिला होगा, नहीं मिला होगा, अलग अलग जजेस के साथ काम किया होगा, एक एडवोकेट, एक सोलिसिटर या कोई और, जो असल में कोर्ट के पार्ट रहे हैं, तो वो आने चाहिए जुडिशरी में। और ना कि कोई एक ऑफिसर जो एक एग्जाम दे के आया या किसी तरीके से प्रमोट वगैरह होकर आया और उसको आप जज बना दो। ठीक है, वो काबिलियत पे क्वेश्चन नहीं करता, वो मेथड पे क्वेश्चन करता है। एंड ऑल्सो एग्जीक्यूटिव जो जैसे ऑफिसर्स वगैरह, वो डायरेक्टली काफी लंबे टाइम तक अलग अलग सरकारों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में उनको काम करना पड़ता है, प्रेशर्स वो झेल के आए होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, लीगल प्रेशर्स होते हैं। और जज के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, डायरेक्ट प्रेशर कोई नहीं होता। सरकार कोई भी हो, जज को कोई डायरेक्टली मंत्री नहीं फोन करने वाला कि जज साहब मेरे फेवर में डिसीजन, डायरेक्टली कोई नहीं करने वाला। इनडायरेक्ट प्रेशर्स तो हर एक पे आएंगे, किसी भी बड़े ऑफिसर पे आएंगे, बट ये नहीं होगा ना। तो एक एग्जीक्यूटिव में रहा हुआ इंसान जुडिशरी में ना आए, वो भी एमसी चावला के लिए एक पॉइंट था। ऑल्सो अगर एग्जीक्यूटिव कोई रूल अप्लाई करे तो वो भी जुडिशरी पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। दीज वर सम स्मॉल थिंग्स अबाउट दिस प्रॉब्लम। फिर बार के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा रहा? इन शॉर्ट, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, देयर वर टू साइड्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले ही, एपेलेट साइड थी और ओरिजिनल साइड। अगर आप कोई केस डायरेक्टली हाई कोर्ट में लेके जाओगे तो वो ओरिजिनल साइड पे आएगा। अगर केस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में आएगा तो वो एपेलेट साइड पे जाएगा। एपेलेट साइड के जो एडवोकेट्स हैं वो ओरिजिनल साइड पे आकर काम नहीं कर सकते थे एट दैट टाइम। और अदरवाइज भी रेपुटेशन को लेकर और चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम थी। सिमिलरली जो जजेस थे उनको, जो एपेलेट साइड के जजेस थे उनको थोड़ा अलग नज़र से देखा जाता था। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जो लोअर कोर्ट के जजेस थे उनको सबॉर्डिनेट जजेस बोला जाता था। तो एमसी चावला ने आकर इन कुछ चीज़ों पर काम किया। सबॉर्डिनेट जजेस का जो टाइटल है उसको चेंज कर दिया, सिविल जजेस कर दिया, ताकि बोलने के लिए साइकोलॉजिकली या एक तरह से यू कैन से सिंबॉलिक जो बर्डन है उसको हटाया जाए, सिंबॉलिक इन्फीरियोरिटी को हटाया जाए। एंड एट द सेम टाइम ही ट्राइड कि एप्लेट और ओरिजिनल साइड में जो डिफरेंसेस हैं उसको भी कम किया जाए। तो ओवरऑल जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे थे चावला से इसकी, उसकी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, किसी ने उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया। ठीक है, और जब भी वो जजमेंट्स देता था तो वो बहुत मतलब वैलिड जजमेंट्स होती थी और यूनानिमस होती थी, सब मिलजुल कर होता था। लॉयर्स और लॉयर्स के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप थे, वो कभी किसी को इंटरप्ट नहीं करता था। ओवरऑल अच्छे रिलेशनशिप थे। ठीक है, और इसी से हम आते हैं एमसी चावला के जजमेंट स्टाइल, कि वो जजमेंट किस तरह से पास करता था। तो पहला पॉइंट है इसमें कि बहुत जल्दी जजमेंट दे देता था, केसेस को रिजर्व करके नहीं रखता था। अगर उसको कोई केस समझ आ चुका है तो वो जजमेंट फटाफट दे देता था, ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा, पढ़ूंगा और दोबारा आऊंगा, नहीं करता था। केस के खुलने से पहले वो केस को पढ़ता नहीं था, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो लॉयर बताएगा आके कि केस क्या है। वो पहले ही अपना माइंडसेट प्रिपेयर नहीं करता था। ठीक है, दूसरा, लॉयर को बोलने देता था, इंटरप्ट नहीं करता था लॉयर्स को। ही अलाउड लॉयर्स टू कंप्लीट देयर केस, टू प्रेजेंट देयर केस फ्रीली, बट एट द सेम टाइम फालतू बातों को भी रोक देता था। टू द पॉइंट बात रखता था, रेलेवेंट बातों को निकालना उसको आता था। ऐसे क्वेश्चंस पूछने आते थे कि लॉयर्स मुद्दे की बात करें। अगर एमसी चावला को बात समझ आ गई है तो आपको अननेसेसरी अथॉरिटीज को साइड करने की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों के कारण एमसी चावला की जजमेंट्स बहुत क्विक थी और कॉमन सेंस को यूज करता था। अलग अलग केसेस मैंने आपको बताए हैं। गोल्ड टॉप पेन वाला केस है, ठीक है, कस्टम ऑफिसर्स जो हैं गोल्ड टॉप पेन्स, फाउंटेन पेन्स थे, उन पे गोल्ड वाली कस्टम ड्यूटी लगाना चाहते थे। तो वो केस आ गया कि ये तो पेन है, आप इस पे गोल्ड वाली क्यों लगा रहे हो। एमसी चावला के सामने केस आया, उसने एडवोकेट जनरल आमिन से पूछा कि भाई साहब आप बताओ ये क्या है। ही सेड कि ये तो पेन है। तो केस वहां पे उसने डिसमिस कर दिया कि जब आप ही मान गए ये पेन है तो आप इस पे गोल्ड का जो गोल्ड की कस्टम ड्यूटी कैसे लगा सकते हो।
दूसरा केस आया जब एक कार एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चा मारा गया। एमसी चावला ने न्यूज़ में पढ़ा कि उस जिसने एक्सीडेंट किया था उसके ऊपर सिर्फ फाइन लगा। ठीक है, एमसी चावला को लगा ये तो बहुत गलत हो गया, एक बच्चा मारा गया और सिर्फ फाइन दे के छोड़ दिया गया। जब केस एक्चुअली एमसी चावला के सामने आया तो उसको पता चला कि एविडेंस ही नहीं है सामने वाले के खिलाफ। जिसने जो विटनेस था उस पूरे एक्सीडेंट का, उसने एक्सीडेंट करने वाले को अंधेरे में देखा था। एक खराब लाइट, स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जो बार बार कभी बंद होती कभी चलती, तो फ्लिकरिंग लाइट थी, उसमें देखा था। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल कि इतनी तेज गाड़ी में कोई जा रहा है और एक्सीडेंट हुआ और एक मतलब खराब स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आप उस इंसान को पहचान सको। तो एमसी चावला को लगा कि एविडेंस पूरे नहीं है, तो सजा बढ़ानी क्या थी, उसको कम करनी पड़ी, उसको छोड़ना पड़ा इंसान को। फाइन भी हटा दिया उसने, हटाना पड़ा उसको। ही न्यू कि उसी ने एक्सीडेंट किया है, बट देयर वाज नो सफिशिएंट एविडेंसेस, तो छोड़ना पड़ा, एक्विट करना पड़ा। फिर केस आता है सोसेजिस केस। सोसेजिस केस में क्या इशू था कि जो रिट्स होटल का मैनेजर था, मारियो, मारियो ने से मारियो के सुपरविजन में एक जो कॉकटेल सॉसेजेस हैं, कॉकटेल सॉसेजेस छोटे सॉसेजेस होते हैं, उनको सर्व किया गया। जब उस उन कॉकटेल सॉसेजेस को सर्व किया गया तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जिस तरह से शराब कितनी आप सर्व कर सकते हो होटल्स वगैरह में, उस पर एक लिमिट है। उसी तरह से कॉकटेल सॉसेजेस पे भी एक लिमिट थी कि आप कितना उसको सर्व कर सकते हो। ठीक है, तो उस लिमिट को, द केस वॉज कि उस लिमिट को इग्नोर करके ज्यादा सॉसेजेस सर्व किए गए। अब जब ये केस सामने आया तो एमसी चावला ने अपने साथ वाले जज से पूछा, डेप्थरी से पूछा कि आपके अकॉर्डिंग क्या है केस। तो दे सेड कि बहुत टेस्टी डिश है कॉकटेल सॉसेजेस, क्या हो गया अगर थोड़ा ज्यादा सर्व हो गया तो। ठीक है, खाने की चीज है, थोड़ी ज्यादा सर्व होगी, उसके चक्कर में आप इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते। तो केस वॉज डिसमिस्ड। फिर काफी साल बाद मारियो जो जिसके ऊपर केस था, वो चावला से मिला और उसने उसको थैंक यू भी बोला कि आपने मेरा करियर बचा लिया। फिर एक केस आता है हिंदू मनोगमी एक्ट। अब ये केस क्या था, मैंने आपको शुरू में बताया कि मुस्लिम्स को सर्टेन राइट्स मिले थे। उन सर्टेन राइट्स में एक ये था कि जो लॉज बन रहे थे उस समय देश में, उसको डायरेक्टली मुस्लिम्स पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। जैसे इंडिया में कानून बना कि आप एक समय पे एक ही शादी कर सकते हो, पर ये लॉ सिर्फ हिंदूज या जो कम्युनिटीज हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आती थी उन पे इम्प्लीमेंट हुआ, बाकी कहीं पे नहीं हुआ। ठीक है, तो उस वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई, ट्रिपल तलाक वाला प्रॉब्लम रह गया। और जो मनोगमी वाला जो केस था वो सिर्फ हिंदूज के ऊपर अप्लाई हुआ, मुस्लिम्स वर स्टिल इन पॉलीगैमी, मल्टीपल मैरिजेस हो रही थी। तो केस आया एमसी चावला के पास कि सिर्फ हिंदूज के ऊपर ये केस क्यों इम्प्लीमेंट हुआ, बाकियों पे भी करो। तो एमसी चावला का वहां पे क्या ओपिनियन था कि दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम। तो आज हिंदूज पे इम्प्लीमेंट हुआ, धीरे धीरे करते करते बाकियों पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट ये इस कोर्ट के जो राइट्स हैं उनके परे है, अल्ट्रा विरे है। कोर्ट इस पे कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो केस वहां पे डिसमिस हुआ। फिर एक केस आया बोहरा एक्स कम्युनिकेशन। हर एक कम्युनिटी में कुछ सब कम्युनिटीज होती हैं, कोई छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। तो मुस्लिम्स में भी एक सब कम्युनिटी है बोहरा कम्युनिटी। बोहरा कम्युनिटी में एक इंसान ने कुछ चेंजेस लेकर, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने की कोशिश करी। तो उस कम्युनिटी का जो लीडर था मुल्ला जी साहिब, उन मुल्ला जी साहिब ने उस इंसान को कम्युनिटी से बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो वो इंसान आ गया कोर्ट में कि जो बॉम्बे एक्स कम्युनिकेशन के ऊपर जो एक्ट है, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट, वो इस चीज को प्रोहिबिट करता है कि आप किसी को समाज से या कम्युनिटी से बेदखल नहीं कर सकते। एमसी चावला को बात ठीक लगी, उसने उस एक्स कम्युनिकेशन बेदखल वाला जो डिसीजन था मुल्ला जी साहिब का, उसको हटा दिया। मुल्ला जी साहब एमसी चावला के डिसीजन को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एमसी चावला के डिसीजन को पलट दिया। और एमसी चावला कहता है वहां पे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो माइंडेड अप्रोच वहां पे रखी है। तो दीज वर सम केसेस जो कि एमसी चावला ने डील किए कॉमन सेंस से मेनली। फिर आते हैं इनकम टैक्स रेफरेंसेस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो कि एमसी चावला ने इसको भी डील किया था। और जब डील किया था तो तेंदुलकर एक जज थे जो एमसी चावला के साथ बैठते थे, और वो बहुत एक्सपर्ट थे इनकम टैक्स रेफरेंसेस में, तो एमसी चावला का काम इजी हो जाता था। मोतीलाल सेतलवद एंड कांगा सामने लॉयर्स की तरह आते थे। मोतीलाल सेतलवद फ्रॉम द साइड ऑफ, यू कैन से, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड कांगा फ्रॉम द साइड ऑफ एसएससी।
तो वहां पे भी जो चीज है वो इजी हो जाती थी, तो क्योंकि सामने दोनों वकील अच्छे हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर कुछ पर्सनैलिटीज के नाम आते हैं जो मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं, आप उन नोट्स में से पढ़ लेना। दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। जैसे मोतीलाल सेतलवत का नाम मैंने लिया, कांगा का नाम लिया, ये इंपॉर्टेंट है। पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप जो मैंने दिए हैं नाम उनको पढ़ लेना। जेसी शाह का नाम आएगा, नानी पालकीवाला का नाम आएगा, एंड देयर इज वन मोर नेम। ठीक है, जेसी शाह है, नानी पालकीवाला है, एंड जस्टिस कानिया। ठीक है, और जस्टिस कानिया का नाम कहाँ पे आएगा, क्योंकि कानिया ने सपोर्ट किया था चावला का क्लेम जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला था, ऑप्शन मिला था उसको, बन नहीं पाया था, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो वहां पे कानिया का नाम आता है। तो सेतलवत का नाम इंपॉर्टेंट है, एंड द जेसी शाह नेम इज इम्पोर्टेंट, नानी पालके वाला इज इम्पोर्टेंट। उसके अलावा कुछ और दो तीन नाम है, मैंने आपको भेजे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो वहां। फिर एमसी चावला जजेस को अपॉइंट कैसे करता था, इसमें ये कुछ नाम भी आ जाएंगे, तो वो आप साथ रिलेट कर लेना, पर वो कैसे करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड कि कैनवसिंग, कैनवसिंग क्या है, कि आप जाकर सिफारिश लगाने की या फेवर गेन करने की कोशिश करो। मान लो मैं आपको अपॉइंट करने वाला हूँ, आपको पता है कि मेरे पास पावर है अपॉइंट करने की, तो आपने मुझे कोई गिफ्ट वगैरह भेज दिया या कोई प्रेशर मेरे ऊपर डलवाने की कोशिश कर दी। तो कैनवसिंग अगर कोई करेगा तो एक तरह से एमसी चावला का कहना था कि वो उसको तो पहले ही बाहर निकाल देगा, वो तो पहले ही उस लिस्ट से बाहर हो जाएगा, जजिस की रेस से बाहर हो जाएगा। दूसरा, एमसी चावला का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था दैट द जजेस और यू कैन से द लॉयर्स हु डिड नॉट वांट टू बिकम जजेस, दे शुड बिकम द जजेस। तो ये कुछ कुछ वैसी बात है जैसे प्लेटो बोलता था कि या तो फिलोसफर्स को आप राजा बना दो या राजाओं को फिलोसफर बना दो। मतलब सिंपल है कि कई बार जो इंसान पावर को पाना नहीं चाहता, अगर आप उसको पावर दे दो, जिस जो पावर का लालची नहीं है, तो वो पावर को हैंडल भी बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है, अब दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। अब आप इसमें मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते। एमसी चावला का कहना था कि उन लॉयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जज बनने की जो असल में जज बनना ही नहीं चाहते। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी, जो अच्छे लॉयर्स थे वो जज नहीं बनना चाहते थे। क्यों नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि अगर आप अच्छे लॉयर्स हो आपको केसेस मिलेंगे, और उसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं है। एज ए लॉयर आप जितने केसेस डील करोगे उतनी कमाई आप करोगे, और एज ए जज आपकी इनकम एक फिक्स्ड इनकम होगी। ठीक है, तो जो अच्छे लॉयर्स थे वो अपने आप में जज बनना नहीं चाहते थे काफी हद तक, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आती थी। तो एमसी चावला सेड कि इसी वजह से उन्हीं लॉयर्स को जज बनना चाहिए, क्योंकि वो बनना नहीं चाहते हैं अच्छे लॉयर्स। ठीक है, तो ये एमसी चावला का ओपिनियन था। इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाने की जरूरत आपको, बस ये जो बेसिक पॉइंट्स मैंने बोले वो आप देख लें। उसके बाद एक कंफ्लिक्ट हुआ छोटा सा सरदार पटेल के साथ। अगेन वही अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज। एमसी चावला किसी एक जूनियर जज को, जूनियर कोर्ट के जज को, लोअर कोर्ट के जज को हाई कोर्ट में जज बनाना चाहता था। वो एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहता था कि लोअर कोर्ट के जजेस भी हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, ताकि लोअर कोर्ट वाले जजेस को मोटिवेशन मिले अच्छा काम करने की। मुरारजी देसाई ने सपोर्ट किया एमसी चावला को, बीजी खेर ने सपोर्ट किया, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपोज किया कि आप सीनियोरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, आप सीधा किसी को नीचे से उठाकर ऊपर नहीं बिठा सकते। और एक आईसीएस जज को सपोर्ट कर रहे थे सरदार पटेल, एंड यहाँ पर ऑब्वियसली सरदार पटेल वाज अ बिग पावर। तो मोरारजी देसाई और एमसी चावला दोनों को हार माननी पड़ी और सरदार पटेल ने अपनी बात मनवा ली। फिर आती है लिंग्विस्टिक इश्यूज की बात। मैंने अभी तक बार बार जब बोला तो बॉम्बे स्टेट बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे स्टेट। तो बॉम्बे स्टेट में आज के टाइम पे जो जो महाराष्ट्र है, थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का आप मान सकते हो, राजस्थान, मतलब मैं पढ़ा नहीं हुआ मैंने ये चीजें, बस जो दिमाग में है, जो आइडिया है मेरे पास, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कुछ अलग अलग स्टेट्स थे जो बॉम्बे स्टेट का पार्ट थे। ठीक है, उसी में से फिर महाराष्ट्र बना एंड बाकी कुछ स्टेट्स निकले। बहुत बड़ा था। ठीक है, और उसको डिवाइड किया गया बेस्ड अपॉन लैंग्वेजेस, जैसे बाकी स्टेट्स को किया गया। पंजाब था, पंजाबी सूबा इसको बोलते थे, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल अलग अलग किए गए। ठीक है, तो वैसे ही बॉम्बे स्टेट को डिवाइड किया गया बेस्ड अपॉन लैंग्वेज। एमसी चावला इसको क्रिटिसाइज करता है। पहले वो बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने डिमांड ही नहीं करी कि हमें लैंग्वेज के बेस पे स्टेट चाहिए, तो आपने डिवाइड किए क्यों। दूसरा, ऑलरेडी धर्म के नाम पर लोगों में डिवीजन है, प्रॉब्लम्स है।
आपने लोगों को लड़ने के लिए एक और मुद्दा दे दिया, क्या वो लैंग्वेज के बेस पे भी लड़ सकते हैं। तो इन दो रीजन से एमसी चावला के अकॉर्डिंग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करना गलत था। एंड ही ब्लेम्स द पॉलिटिशियंस कि उन्होंने अपने पोलिटिकल बेनिफिट के लिए इस चीज को किया। पॉलिटिकल क्या बेनिफिट है, कहाँ पे, अगर उस समय मान लो एक एग्जांपल के लिए कि अगर 12-13 स्टेट्स थे तो कितने सीएम बनेंगे टोटल, 12 या 13। पर अब आज के टाइम पे कितने हैं, मोर देन 28 स्टेट्स, है ना। तो कहाँ 12-13 सीएम, अब आप 25, 26, 27, 28, 29, मतलब जितने स्टेट्स उतने सीएम, यूनियन टेरिटरीज के अलग सीएम आप बनाओगे अगर वहां पे इलेक्शन है तो अकॉर्डिंग टू एमसी चावला स्टेट्स को डिवाइड किया गया ताकि जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी गिनती बढ़ सके, जो पावरफुल सीट्स हैं वो बढ़ सके, ज्यादा मिनिस्टर्स बन सकें, ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स बन सके। ठीक है, अब दिस वाज अ ब्लेम बाय, दिस वाज एन एक्यूजेशन बाय एमसी चावला। फिर मैंने आपको बताया कि एमसी चावला हैड एन अपॉर्चुनिटी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता था। जस्टिस कानिया ने एंड सेतलवद ने एमसी चावला को सपोर्ट किया। नेहरू वॉज ऑल्सो इन फेवर कि हाँ भाई चावला बन जाना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर क्योंकि चावला एक स्टेट का चीफ जस्टिस था तो आप सीधा वहां से उठाकर अगर उसको बनाते तो सीनियोरिटी इग्नोर करते। तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस थे या लॉयर्स थे उन्होंने अपोज किया कि अगर आपने किसी जूनियर को सीधा आकर हमारे सिर पे बिठाया तो हम रिजाइन कर देंगे। तो उस वजह से नेहरू को पीछे हटना पड़ा और चावला सीजीआई नहीं बन पाए। ठीक है, फिर एमसी चावला टेल्स अस कि देयर वाज अ टाइम जब एक इंसान ने चावला को मारने की कोशिश करी। धुलिया एक जगह का नाम है, वहां से कोई इंसान चावला से मिलने आया। जब चावला से मिलने आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चावला आर्स की अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट उसके पास थी नहीं। जब अपॉइंटमेंट नहीं थी तो चावला ने मना किया मिलने से। पर जो चावला का चौकीदार था, पीएन समझ सकते हो चौकीदार को, तो उसने रिक्वेस्ट करी कि सर बहुत दूर से आया वो, आप प्लीज मिल लो। तो चावला को थोड़ा तरस आया कि चलो मिल लेते हैं। वो मिलने ही वाला था कि चावला की जो बेटी है वो आई अंदर। उसने बोला कि पापा जो बाहर इंसान बैठा है आप उससे मिलना मत, तो मुझे उससे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, वाइब्स आ रही हैं, आप प्लीज उससे मिलना मत। तो चावला को लगा कुछ, मतलब सोचा उसने, एंड वो मान गया अपनी बेटी की बात कि चलो नहीं मिलते। एंड ही उसने सीधा सीधा मना नहीं किया, उसने बोला उस इंसान को कि आप मेरे सेक्रेटरी से मिलो कोर्ट जाकर और अपॉइंटमेंट ले आओ। आप उसको रीजन बता दो आप क्यों मिलना चाहते हो एंड टेक एन अपॉइंटमेंट। अब इसके बाद पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली कि वो इंसान एकदम गुस्से में अंदर आया और उसने फर्स्ट ऑफ ऑल जो चौकीदार जो पीएन था, जब उसने रोकने की कोशिश करी तो उसको चाकू मार दिया। फिर चावला को मारने की कोशिश करी बट उसी समय चावला का बेटा और जो सन इन लॉ था वो वहां पे आ गए। उन्होंने रोका को किसी तरह से, और चावला के घर के बाहर उस समय दो पुलिस वाले तैनात होते थे क्योंकि कम्युनल टेंशन्स थी, थोड़े दंगे फसाद हो रहे थे स्टेट में। तो वो अंदर आए, उनमें से एक अंदर आया और उसने देखा कि ये तो इंसान बहुत हावी हो रहा है सब पे। तो उसने उस इंसान को जो धुलिया से आया था, जो मिलने आया था, जो चाकू लेकर आया था, उसको मार दिया, गोली मार दी। और वो इंसान वहीं पे मारा गया। बाद में जांच वगैरह हुई बट पता नहीं चल पाया कि वो इंसान क्यों मारना चाहता था एमसी चावला को। बट इतना पता चला कि चाकू पे जहर था। तो इट वॉज श्योर कि गुस्से में नहीं हुआ, वो मारने की इंटेंशन से ही आया था। ठीक है, सो दिस वाज द इशू। बट चावला से इसकी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसी शाम जिस दिन अटैक हुआ उसी शाम वो क्लब में गेम वगैरह खेलने भी चला गया, ब्रिज खेलने गया, वही जो जिम खाना है, जिम खाना क्लब में गेम खेलने चला गया। सॉरी फॉर द इंटरप्टमेंट। हाँ, ऑल राइट। सो ये हुआ। देन एमसी चावला से कि जब मैं रिटायर हुआ तो लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे विदा किया। बार वालों ने, जो बार के मेंबर्स थे, बॉम्बे हाई कोर्ट बार मेंबर्स, लॉयर्स एंड एडवोकेट्स एंड जजेस, उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीचेस दी। और कॉमन लोगों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से विदा किया इसको। काफ़ी, मतलब अच्छा इसका यू कैन से रिटायरमेंट रहा। ठीक है, और काफ़ी मतलब इसको यू कैन से रिगार्ड मिला लोगों की तरफ से। ठीक है, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई भी अगर इंसान रिटायर होगा तो आसपास वाले उसके लिए अच्छा बोल ही देते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात आई कि जब हमने पहले एक बात करी थी कि चीफ जस्टिस के क्या राइट्स हैं, तो उसी के साथ जोड़ दो
चीफ जस्टिस एज ए सिटीजन क्या है। तो राइट्स के साथ साथ उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। राइट्स तो उसके ये हैं कि जब वो प्राइवेट लाइफ में है तब वो एक चीफ जस्टिस नहीं है। तब वो किसी से भी मिले, किसी से भी बात करे, कुछ भी करे, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर देर आर सर्टेन ड्यूटीज ऑल्सो कि एक सिटीजन होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपके गली मोहल्ले, शहर, स्टेट, नेशन में व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। तो वो चीजें, साथ ही साथ वेन एवर यू आर इन प्राइवेट लाइफ, तो उस समय आप क्या ओपिनियन रखो, क्या बोलो, वो आपकी जो चीफ जस्टिस की ड्यूटी है उसको इम्पेक्ट नहीं करना चाहिए। जब आप कोर्ट में हो तो कोई आपका ना दोस्त है ना दुश्मन है। जब आप कोर्ट के बाहर हो तो फिर आप जज नहीं हो, वहां पे आप चीफ जस्टिस नहीं हो। तो इन दोनों चीजों को अलग अलग करके रखना इज इम्पोर्टेंट। देन स्पीचेस। अब स्पीचेस पे ना मैं बाद में आऊंगा, आप बस इतना याद रखना कि एमसी चावला ने बहुत जगह पर स्पीचेस दी थी। ठीक है, आगे मैं आपको स्पीचेस बता दूंगा कौन कौन सी थी, पर इस पे हम डिस्कशन करेंगे अभी। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा अभी होल्ड पे रख लो पॉइंट को, कि कौन कौन सी स्पीचेस थी एमसी चावला की। फिर एक्यूजेशन ऑफ बीइंग अ कम्युनिस्ट। तो बहुत सारे रीजन है जिस वजह से एमसी चावला के ऊपर ये ब्लेम लगता था कि वो एक कम्युनिस्ट है। द बार चैप्टर में मेरुट कंस्पिरेसी केस हमने डिस्कस किया। वहां भी एमसी चावला थोड़ा सा कम्युनिस्ट लोगों के साथ एसोसिएट हुआ। हालांकि उसने अपने आप को पीछे खींच लिया, बट एसोसिएट हुआ। फिर इन स्पीचेस में एक स्पीच आएगी पॉल रॉबसन की स्पीच। पॉल रॉबसन वाज आल्सो कम्युनिस्ट, तो उसको सेलिब्रेट किया तो वहां पे एक्यूजेशन आ गया, ये कम्युनिस्ट है। फिर एक सोवियत यूनियन का फिल्म फेस्टिवल हुआ इंडिया में, वहां पे एमसी चावला चला गया। अब सोवियत यूनियन इज कम्युनिस्ट पावर, तो वहां पे अगेन एमसी चावला के ऊपर एक्विजिशन आ गया कि वो एक कम्युनिस्ट है। तो ये कुछ ब्लेम्स लगे एमसी चावला के ऊपर कि वो कम्युनिस्ट है। हाउएवर दीज आर ओनली ब्लेम्स, एक्विजिशन है, प्रूवन नहीं है। एमसी चावला ने कभी नहीं माना कि वो कम्युनिस्ट था। ठीक है। फिर बीइंग अ चीफ जस्टिस एमसी चावला ने बहुत सारे टूर्स करे। टूर्स आप वो नहीं, घूमने फिरने वाले नहीं। जैसे किसी भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज समझो, तो कई बार होता है ना कि प्रिंसिपल अपनी कुर्सी से उठते हैं और सारी क्लासेस में जाके देखते हैं काम कैसे चल रहा है। और अदर टीचर्स इन अदर टीचर्स रीचिंग इन द क्लासरूम्स ऑन टाइम, बच्चों से फीडबैक ले लेना, या टीचर से पूछ लेना कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बाकी लोगों से, वर्कर्स से पूछ लेना। तो उसी तरह से बीइंग द चीफ जस्टिस एमसी चावला बॉम्बे स्टेट के, या उस समय कह लो महाराष्ट्र स्टेट के सारे जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां पे जाता था। एंड बारी बारी से कोर्ट्स में जाना, लॉयर्स से मिलना, एडवोकेट से मिलना, बाकी लोगों से मिलना, जजेस से मिलना, कोर्ट रूम में जाके देखना भी किस तरह से जज परफॉर्म करता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको। तो इन टूर्स में वो हुआ। दूसरी चीज, जब एक चीफ जस्टिस किसी भी टूर पे जाता था, जैसे आप मानो कि कोई चीफ मिनिस्टर आपके घर पे आए, या कोई बहुत बड़ा, यू कैन से डिप्टी कमिश्नर, या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आपके घर पे आए, तो आप उसको मतलब गिफ्ट भी दे सकते हो, आप उसके लिए अच्छा खाना भी बनाओगे, अच्छी तरह से उसको बैठाओगे। मतलब घर पे अगर कोई भी जो आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल होगा कंफर्ट देने के लिए, आप वो उसको कोशिश करोगे। आइसक्रीम वगैरह भी मंगा लोगे, मतलब ये चीजें आप करोगे, एक्स्ट्रा करोगे आप कुछ ना कुछ। तो कई बार एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आप खर्चा ज्यादा कर देते हो। तो एमसी चावला ने इस चीज को रोका। डिसाइड कि जब भी मैं आऊं तो आप मुझे रॉयल ट्रीटमेंट देना बंद करो। आई एम ओनली अ चीफ जस्टिस, तो उस तरह से ट्रीट करो। जो नॉर्मल खर्चा होगा कि हाँ भी मैं आऊंगा तो मेरा रहने का खाने का खर्चा होगा, वो तो होगा, पर उसको सिंपल रखो। एक्स्ट्रा वेगेंट या लग्जूरियस बनाने की कोशिश मत करो। और साथ ही साथ कुछ सिल्वर गिफ्ट्स दिए जाते थे चीफ जस्टिस को, तो वो बंद कर दिए कि जो चांदी के गिफ्ट आप देते हो इसको बंद करो। तो इन दो चीजों को एमसी चावला ने रोका। फिर कई बार क्या होता था जब वो लोअर कोर्ट्स में जाता था, तो कोर्ट वाज ऑलरेडी इन सेशन, तो जो लोअर कोर्ट का जज होता था वो एमसी चावला को देके खड़ा हो जाता था रिस्पेक्ट के कारण। तो एमसी चावला ने इस चीज को भी रोका कि जब मैं वहां पे आया हूँ, आई एम ओनली अ गेस्ट, और आप वहां पे एक अथॉरिटी हो, तो आपको अपना काम रोक कर मेरे लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप अपना बैठो, अपना काम चलाओ। तो इस चीज कुछ चेंजेस किए एमसी चावला ने, ये मॉरल चेंजेस भी थे और फाइनेंशियली भी इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इनका इम्पैक्ट आया। फिर लास्ट में एमसी चावला टॉक्स अबाउट लॉ कमीशन। एमसी चावला को और सेतलवत को, एंड देयर वाज अनदर जज जस्टिस वांचू, ठीक है, वो राजस्थान के चीफ जस्टिस थे। इन तीनों को एक मिलाकर एक लॉ कमीशन बनाया गया।
ठीक है, और उसके अलग अलग सेक्शंस बनाए गए। एक सेक्शन था जो ये डिसाइड करेगा कि जुडिशियल रिफॉर्म्स किस तरह से होंगे, और एक सेक्शन था जो वर्किंग है या प्रॉब्लम्स हैं जुडिशरी में उसके ऊपर बात करेगा। तो देयर वर मल्टीपल सेक्शंस। एमसी चावला और बाकियों ने इस दौरान भारत दर्शन भी किया, अलग अलग सिटीज अलग अलग स्टेट्स में गए, देखा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, लॉ को इम्प्लीमेंटेशन में या जजेस के काम करने में, लॉयर्स के काम करने में क्या दिक्कत है। तो आफ्टर देयर रिसर्च एंड देयर वर्क उन्होंने तीन सजेशंस दिए। पहला सजेशन था कि आप जो जजेस हैं उनके काम करने की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको थोड़ा रिलैक्स करो, इजी करो, कि वो बहुत ज़्यादा टफ है, उनको इजी करो। दूसरा सजेशन वो उसकी जो लीगल एजुकेशन है उसको इंश्योर करो, अच्छी लीगल एजुकेशन लोगों तक पहुंचाओ। फिर द लास्ट पॉइंट वॉज कि जो जुडिशरी है एंड द एग्जीक्यूटिव उन दोनों को सेपरेट रखना है, ज़रूरी है, और इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये होना चाहिए। तो ये तीन सजेशंस लॉ कमीशन ने दिए, बट एमसी चावला एट द सेम टाइम सेज कि हर कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है, बट सरकार के ऊपर होता है हमेशा कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे। और इस कमीशन की रिपोर्ट के साथ भी वही हुआ। सरकार ने एकदम से उसको इम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स नहीं किया, अब सरकार करे ना करे अब उसके ऊपर। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी एंड सजेशंस अपने दे दिए। एंड देन वी कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन में एमसी चावला सेज कि ये जो 11 साल वो चीफ जस्टिस रहा, ये उसकी लाइफ के सबसे अच्छे 11 साल हैं। अपनी बुक का टाइटल है रोजेस इन दिसंबर। रोजेस मतलब आप यहाँ पे मेमोरीज की तरह सोच सकते हो, ठीक है, आप अच्छी चीज की तरह सोच सकते हो। तो एमसी चावला सेज कि ये जो 11 साल हैं ये उसकी जिंदगी के सबसे खुशबूदार रोजेज हैं, सबसे अच्छे पल हैं। और जब भी उसकी लाइफ में कोई मुसीबत आती, वो इन 11 सालों के बारे में सोचता, जब लाइफ का कोई पर्पस था, एग्जिस्टेंस का कोई, देयर वाज अ रीजन कि आप कुछ आप कर रहे हो, आपके पास एक पर्पस है लाइफ में। ठीक है, तो ये 11 साल उसकी लाइफ के सबसे अच्छा 11 साल थे। ठीक। सो विद दिस द चैप्टर हैज बीन कंक्लूडेड। हाँ, स्पीचेस रह गई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या थी और कौन कब कब उसने कौन कौन सी स्पीच दी। द फर्स्ट स्पीच एंड द सेकंड स्पीच, इन दोनों में आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में एमसी चावला ने प्रोहिबिशन के खिलाफ कुछ बोला, प्रोहिबिशन पॉलिसी के खिलाफ, तो मोरारजी देसाई नाराज हो गए। ठीक है। सेकंड में इंडिया अफ्रीका काउंसिल में अगेन एमसी चावला ने कुछ लिबर्टी के बारे में कुछ बोला, और यहाँ पे नेहरू नाराज हो गए। तो इन दोनों में तो मेन पॉइंट यही है कि नेहरू और जो मोरारजी हैं वो नाराज हो गए थे एमसी चावला से। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पॉल रॉबसन का 60th बर्थडे सेलिब्रेशन। जो पॉल रॉबसन थे वो अमेरिका के एक म्यूजिशियन थे, सिंगर थे आप मान लो, और वो कम्युनिस्ट थे। अमेरिका कम्युनिस्ट लोगों से हमेशा से चिढ़ता आया है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो सोवियत यूनियन या रशिया जो है वो कम्युनिस्ट है। एंड मोर और लेस यू कैन से जो जर्मन का सारा प्रॉब्लम आया एंड अदरवाइज भी, तो कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा के अगेंस्ट अमेरिका हमेशा रहा, कम्युनिस्ट प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट रहा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट रहा। और पॉल रॉबसन कम्युनिस्ट थे, और उन्होंने ओपनली अमेरिका की जो पॉलिसीज और गवर्नमेंट है उसको अपोज किया था। ठीक है। तो पॉल रॉबसन की जब बर्थडे सेलिब्रेशन को यहाँ पे इंडिया में मनाया जाना था, तो एमसी चावला वो उसका इंचार्ज सब चीज़ों का हैंडल कर रहा था वो। तो देर वॉज अ प्रॉब्लम कि ब्लेम लगाया गया यूएसए की तरफ से कि इंडिया जो है वो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके उसको प्रोपोगेट करता है। हाउएवर एमसी चावला मेड इट क्लियर कि नहीं भाई, हम पॉल रॉबसन को दो रीजन से सेलिब्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट, ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन, अच्छा सिंगर, अच्छा म्यूजिशियन था। दूसरा, वो अच्छा इंसान था, उसने अपने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। और फिर बहुत सारे रीजंस यहाँ पे दिए जाते हैं कि देखो, इंग्लैंड भी तो सेलिब्रेट कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इंडिया को ब्लेम क्यों कर रहे हो। दूसरा, एमसी चावला मेड इट क्लियर कि हमारा कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन है ही नहीं, हम तो सिर्फ उसकी इंसानियत को सेलिब्रेट करते हैं। फिर फाइनली उसने स्पीच दी, और स्पीच में ही अगेन सेड द सेम थिंग्स। पॉल रॉबसन वाज अ गुड आर्टिस्ट, उसने अपने लोगों के लिए बहुत काम किया। और आज के जो आर्टिस्ट हैं वो सीख सकते हैं कि वो अपने आर्ट को एक वॉइस की तरह, एक आवाज की तरह यूज कर सकते हैं। क्रुएल्टी, ऑपरेशन या जो भी इनइक्वालिटी वगैरह है उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठा सकते हैं अपनी आर्ट के थ्रू। तो दिस वाज द होल एपिसोड। फिर
इंडिविजुअल फ्रीडम एंड वेलफेयर स्टेट। इसमें एमसी चावला की मेन बात थी कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल मुद्दों पे कितना इंटरफेयर करे। तो वह बात वही है प्रोहिबिशन पॉलिसी वाली, कि आप किस हद तक जा सकते हो। आप शराब पीने से रोकोगे, कल को आप कहोगे कि नहीं जी नॉन वेज नहीं खाना, फिर आप कहोगे कि नहीं जी इस तरह के कपड़े नहीं पहनने, फिर आप कहोगे रात को इतने बजे तक बाहर नहीं घूमना। तो देर इज नो लिमिट। घर पे भी तो ये होता है कहीं ना कहीं। आप एक बार किसी की बात मानना शुरू कर दो घर पे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके अदर एल्डर्स हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आने वाले टाइम में आपके लाइफ पार्टनर्स हों, आपके बड़े भाई बहन हों। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आप एक बात उनकी मानते हो, फिर वो दूसरी इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, तीसरी करेंगे। पर एक लिमिट होनी चाहिए ना। आपके पेरेंट्स आपकी अच्छाई के लिए, जैसे स्टेट जो है अपना वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। तो देश के लोगों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आपका मन किया और आपने किसी को भी जाकर कुछ भी बोल दिया, गाली दे दी, जाति के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, धर्म के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, आप नहीं कर सकते। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। वैसे ही जैसे आपके पेरेंट्स रोकते हैं आपको, अगर वो रात को जल्दी आने के लिए बोलते हैं तो दैट इज फॉर योर सेफ्टी। अगर वो आपको शराब वगैरह पीने से रोकते हैं तो दैट इज अगेन फॉर योर सेफ्टी। ठीक है, पर स्टेट उसमें इंटरफेयर कितना कर सकता है, ये बात देखनी पड़ेगी। तो अगेन यहाँ पे बात ये थी कि स्टेट कितना इंटरफेयर करे एक इंडिविजुअल की लाइफ में। तो इस पे अगेन एमसी चावला एंड मोरारजी देसाई में कंफ्लिक्ट हुआ। कंफ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि मोरारजी देसाई ने एक प्राइवेट डिनर पार्टी, जहाँ पे दोनों इनवाइटेड थे, मोरारजी देसाई एंड एमसी चावला, एक प्राइवेट पार्टी में एमसी चावला को कन्फ्रंट किया। सबके सामने उसको क्वेश्चन किया कि आप तो हमेशा सरकार के खिलाफ रहते हो। तो एमसी चावला ने बहुत रूडली बोला कि मैं सरकार को पैम्पर नहीं कर सकता, मैं सरकार की हर बात का ख्याल नहीं रख सकता। मेरा जो काम है वो लोगों के राइट्स को इंश्योर करना है और लॉ को और जस्टिस को इंश्योर करना है। उसके लिए अगर सरकार के अगेंस्ट जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। अब क्योंकि दिस वॉज अ प्राइवेट पार्टी, पब्लिक पार्टी थी, पर है ना, लोग काफी लोग थे, तो कुछ मीडिया के भी लोग थे वहां पर, तो मीडिया में छप गया। नेहरू ने इस बारे में पढ़ लिया, तो नेहरू नाराज हो गए थे एमसी चावला से। ठीक है। फिर अगली बात आती है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्कर्स। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मेन बात थी किस्मत और कर्मा फिलोसफी के अगेंस्ट। एमसी चावला ने बोला कि जो किस्मत की फिलोसफी है और जो कर्मा की फिलोसफी है, ये अमीर लोगों ने, या कह लो वेल एस्टेब्लिश लोगों ने, पावरफुल लोगों ने कमजोर लोगों को या वर्कर क्लास को, वर्किंग क्लास को दिया, ताकि वो अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो तो वो किस्मत और कर्मा को ब्लेम करते रह जाएं। वो ये देख ना पाए कि असल में उनके साथ गलत कर कौन रहा है। अगर किसी के पास आज अच्छा स्कूल नहीं है, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड द फीस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस, और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस अगर इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप अपनी किस्मत को ब्लेम करने लग जाओ रेदर देन द गवर्नमेंट। आप सरकार से सवाल मत पूछो, आप जाके ये सोचो कि भगवान ने आपके साथ अत्याचार कर दिया आपको गरीब बनाकर। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप अपनी स्किल्स को या अपनी किस्मत को अगेन ब्लेम करो, ना कि सरकार को या जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको। तो एमसी चावला के अकॉर्डिंग ये जो किस्मत और कर्मा की फिलोसफी है, ये आपको असली प्रोग्रेस करने से रोकती है, और आपकी फ्रीडम के ऊपर और फ्री जो विल है, फ्री विल, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चेक लगा देती है, एक बहुत बड़ा हर्डल है ये आपके फ्री विल के अगेंस्ट। फिर बात आती है लॉ और लिबर्टी। ये बात वही है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड वेलफेयर स्टेट। आपकी लिबर्टी में लॉ कितना इंटरफेयर करे, लॉ कितना स्ट्रिक्ट हो कि आपकी लिबर्टी को वो चेक में लेकर आए। ठीक है, तो कितना होना चाहिए लॉ, कितना ज्यादा कितना कम। तो देयर शुड बी अ बैलेंस। ज्यादा लॉ बनाओगे तो आपके ऊपर दिक्कत आ जाएगी। आप एक कैजुअल शराब पीने वाले को और एक शराबी को, ठीक है, दोनों को सेम लेवल पे जज नहीं कर सकते। वैसे ही एक कोई इंसान है जो अपना पेट भरने के लिए छोटी मोटी चोरी करता है, और एक इंसान है जो बिल्कुल उसका पेट भरा हुआ है, कोई सरकारी ऑफिसर हो सकता है या दूसरा कोई जो करप्शन कर रहा है। आप उन दोनों को सेम तरह से जज नहीं कर सकते। इसी वजह से जो लॉ है उसमें इंटेंशन बहुत मैटर करती है। किसी ने मेरे पे अटैक किया, मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दिया, और दूसरा मैंने पूरा प्लान करके किसी का मर्डर किया। जान तो दोनों तरफ से मैंने ले ली, किसी को दोनों तरफ से मैंने मार दिया, पर इंटेंशन इज डिफरेंट। और सिमिलरली जब लॉ बनेगा और लिबर्टी के ऊपर वो चेक लगाएगा,
तो देर इज अ क्वेश्चन कि वो कितना बनाया जाए, लोगों को कितना स्ट्रिक्ट बनाया जाए, और किसकी लिबर्टी हमें छीननी है वहां पर। ठीक है, सो देर शुड बी अ बैलेंस। फिर ऑल इंडिया कल्चरल कॉन्फ्रेंस, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बस आप इतना याद रखो कि एमसी चावला सेज कि जो आर्ट है, आर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को मोटिवेट करके रखे। फिर आता है 10th सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। इसमें एमसी चावला टेल्स की जो इतिहास है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। हिस्ट्री टीचर्स अस की बहुत सारे लोग आए इंडिया को इन्वेड करने, हमला करने, पर वो मिल गए इंडिया में ही, वो गायब हो गए। मुगल्स आए, अफगान्स आए, उससे पहले टर्क्स आए, ठीक है, उसके बाद आप देखो पर्शियंस एंड पता नहीं कौन कौन नहीं आया। पर आज के टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि कोई पर्शियन है या कोई मुगल है। धर्म सबका अपना अपना है, बट एवरीबडी इज एन इंडियन। तो वो उसमें मिल गए। इंडियन कल्चर बड़ा है, ठीक है, उसने सबको अपने में मिला लिया। जो चीज बड़ी होगी वही उसी में सब कुछ मिल जाता है, वो खत्म नहीं हो पाती। तो इससे क्रिटिकल लोगों को भी सीखना पड़ेगा कि बहुत लोगों ने कोशिश करी कि इंडिया को बर्बाद कर दें, उजाड़ दें, अलग अलग पॉलिसीज बनाकर यूनिटी तोड़ने की कोशिश करी, बहुत कुछ किया, पर नहीं कर पाए। पंजाबी में एक गाना है, पंजाब के लिए है वैसे तो वो, बट आई थिंक दैट अप्लाइज टू इंडिया ऑल्सो। वो गाना यह है कि पंजाब को उजाड़ने वाले खुद ही उजड़ गए। तो सिमिलरली इंडिया, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ एमसी चावला, दिस पर्टिकुलर स्पीच ऑफ एमसी चावला, कि ये जितने भी लोग इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश की, जिन्होंने भी, वो खुद ही बर्बाद हो गए। पाकिस्तान बना, जिन्ना ने पूरी कोशिश करी इंडिया में डिस्टर्बेंस करने की उस समय, और पाकिस्तान बना लिया। पर आज पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करो आप, इंडिया धीरे ही सही, करप्शन में ही सही, अलग अलग इश्यूज को सोल्व करते करते, बट इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग। पाकिस्तान की क्या हालत होगी? आज तक एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है पाकिस्तान में जिसने अपने जो पूरी टेन्योर है उसको खत्म किया हो। कोई मारा गया, कोई भाग गया, कोई जेल, किसी को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया, है ना। तो ये चीज अकॉर्डिंग टू एमसी चावला हमें हिस्ट्री से सीखने की जरूरत है, ताकि कोई भी इंडिया को या इंडिया की यूनिटी को खत्म करने की या उजाड़ने की कोशिश ना करे। फिर एक मुद्दा आया बॉम्बे टीचर्स एसोसिएशन का। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने एक, यू कैन से, ऑर्डर पास किया कि जो जो इंग्लिश है वो अब ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगी, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहेगी, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगी, और उसको रिप्लेस क्या किससे किया जाएगा? रीजनल लैंग्वेजेस से। एमसी चावला ने बोला कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप लोगों को लड़ने का मुद्दा दे दोगे। वो कहता है कि इंग्लिश को रिप्लेस कर देना चाहिए, देयर इज नो इशू, इंग्लिश को आप जब जितनी जल्दी हटा सकते हो हटा दो, बट इंग्लिश शुड बी रिप्लेस्ड विद नेशनल लैंग्वेज। तो अकॉर्डिंग टू एमसी चावला देर इज अ नीड ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया की कोई अपनी लैंग्वेज नहीं है, आप समझो। इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं पर कोई इंडियन लैंग्वेज नहीं है। जैसे हम ब्रिटेन की बोलते हैं, ब्रिटेन की अपनी लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। फ्रांस, फ्रेंच है ना। जर्मन की आप देखो, या मतलब जर्मनी की आप देखो, जर्मन है। फिर अलग अलग और देश हैं उनकी, अब चाइनीज की, उनकी अपनी, मतलब चाइनीज बोल देते हैं चाइना की, मैंड्रिन है उनकी, और मतलब देर इज अ लैंग्वेज। पर इंडिया में हिंदी है, पंजाबी है, अलग अलग और लैंग्वेजेस हैं, साउथ इंडिया की अलग लैंग्वेजेस हैं, नॉर्थ इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में लैंग्वेजेस हैं। तो एमसी चावला के अकॉर्डिंग अगर आपको इंग्लिश को रिप्लेस करना है तो आपको एक नेशनल लैंग्वेज बनानी पड़ेगी। पर अगेन दिस वाज अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट था कि आप टीचर्स और प्रोफेसर्स को नहीं रोक सकते किसी भी ऐसे मुद्दे पे बोलने से जो कि एजुकेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अगर यूनिवर्सिटी में आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज करने वाले हो तो दिस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, और अल्टीमेटली टीचर्स ऑल्सो। तो आप टीचर्स को नहीं रोक सकते इस पे बोलने से। सो ये कुछ स्पीचेस थी एमसी चावला की, जिसपे एमसी चावला ने अलग अलग ओपिनियन अपने रखे, एंड बाकी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पॉइंट्स में। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा दैट विल बी ऑन इंटरनेशनल कोर्ट, वो आपको मिल जाएगी जल्दी ही। ठीक है, आई विल शेयर दैट वीडियो टू। इसके बाद थोड़ा मैं रेस्ट लूंगा एंड देन आई विल रिकॉर्ड दैट वीडियो। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर थी। अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझे बता देना, दिस इज अ लॉन्ग चैप्टर, तो हो सकता है कोई चीज आपको ना समझ आई हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।